एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 49 में हम मशहूर व मारूफ नाविल उमराव जान अदा और उसके मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ के बारे में तफसीली जानकारी आपको देंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ कब और कहाँ पैदा हुए? 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे। 1857 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी या फिर कह लीजिए गदर हुआ था। 1857 के एक साल बाद यानी 1858 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद हादी रसूआ पैदा हुए। 1857 ईस्वी में उर्दू की एक अहम शख्सियत ने जन्म लिया, वो कौन थे? 1857 ईस्वी में किसकी पैदाइश हुई, आप कमेंट में बताएंगे। रसूआ के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद तकी था। ये आसिफुद्दौला की फौज में एक मुमताज ओहदे पर फाइज थे। प्राइवेट तौर पर इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, फिर ओवरसियर की सनद हासिल की और ओवरसियर की सनद हासिल करने के बाद रेलवे में मुलाजिम हो गए। मुलाजमत के साथ साथ उनकी तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़लसफ़ा में फ़िलॉसफ़ी में बीए किया। इनको केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौक था। इनको कीमिया बनाने का इतना शौक था कि इन्होंने उसके लिए नौकरी भी छोड़ दी थी। ठीक है। शेर व अदब के अलावा केमिस्ट्री से इन्हें बेहद दिलचस्पी थी। रसूआ ने अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1917 ईस्वी में हैदराबाद में दारुत तर्जुमा उस्मानिया का क़याम अमल में आया था। तो दारुत तर्जुमा उस्मानिया के कायम होने के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ बहैसियत मुतरज्जिम 400 रुपया पर वहाँ पे मुकर्रर हो गए थे और 12 साल तक उन्होंने तर्जुमा के फ़राइज़ को अंजाम दिया। रसूआ ने हुकूमत आगरा और अवध की फरमाइश पर उर्दू शॉर्ट हैंड के बारे में एक किताब भी मुरत्तब की थी। 1919 ईस्वी में शाया हुई थी। 1919 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक अहम वाकया पेश आया था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वाकया पेश आया था, कमेंट में बताएं। रसूआ ने उर्दू टाइपराइटर के कीबोर्ड के सिलसिले में भी अहम काम किया था और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ खुद शायर थे और मिर्ज़ा का ये तखल्लुस रखते थे। मिर्ज़ा इनका तखल्लुस था और दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक था। ये मिर्ज़ा दबीर से ये इस्लाह लेते थे। बाद में मोहम्मद जाफर औस से इन्होंने इस्लाह ली। दारुत तर्जुमा उस्मानिया में ही मुलाजमत करते रहे। 14 साल तक मुलाजमत की और आखिर में 21 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। ठीक है। तो पूछा जाता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का इंतकाल कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ था। इनके नावलों की बात करें तो इनका पहला नावल अफ़शाए राज है। ठीक है। 1896 ईस्वी में शाया हुआ। ज्यादातर इनके जो नावल हैं वो लखनऊ की तहजीब व मुआशरत से ही मुताल्लिक हैं। इनका जो पहला नावल अफ़शाए राज है, निगारिस्तान प्रेस लखनऊ से ये शाया हुआ था। इस नावल की खसूसियत लखनवी तहजीब व मुआशरत की हकीकी और फितरी अक्कासी है। ज़ात शरीफ ये इनका दूसरा नावल है। लखनवी तहजीब के पस मंज़र में यह भी लिखा गया। तीसरा नावल और सबसे अहम नावल उमराव जान अदा है। इसके बारे में आगे तफसील से बताएंगे। चौथा नावल शरीफ ज़ादा है। उमराव जान अदा के बाद ये नावल बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कहा जाता है कि
शरीफजादा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की सवाहने उम्री है या फिर उनकी आप बीती है। ये एक नज़रिया है, बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि शरीफजादा नाविल ये रुसवा का ही सवाने उम्री है, उनकी आप बीती है। बहरहाल ये नाविल 1900 ईस्वी में शाये हुआ। यह नाविल लखनऊ के तहजीबी व माशरती पस मंज़र के साथ मुतवस्सित तबके के एक मुसलमान घराने के माशी मसाइल, अफराद खाना की मेहनतों, दिलसोजी और फिर उसी नतीजे में फरागत और खुशहाली हासिल होने जैसे वाक़यात को अपने दामन में समेटे हुए है। तो ये शरीफजादा, इसको मुहक्किकीन ने रुसवा की आप बीती करार दिया है। इसके अलावा अख्तरी बेगम, इन्होंने एक नाविल लिखा था, ठीक है। अख्तरी बेगम भी इनका एक अहम नाविल है। अख्तरी बेगम, ये नाविल का किरदार ऐसे के नाम पे नाविल उन्होंने रख दिया नाम। इन्होंने जासूसी नाविल भी लिखे जिनमें खूनी जोड़ू, खूनी शहजादा, खूनी मुसव्विर, ये खूनी है, ठीक है, खूनी मुसव्विर, खूनी भेद, खूनी आशिक, बहराम की रिहाई, बहराम की रिहाई, ये सब मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नाविल हैं जो कि जासूसी नाविल हैं। अब मैंने आपको बताया था कि उमराव जान अदा के बारे में आगे तफसील से बताएंगे। तो देखिए, उमराव जान अदा उर्दू का ही नहीं, ठीक है, रुसवा का ही नहीं, उर्दू का भी शाहकार नाविल है और 1899 ईस्वी में ये मंजर आम पर आया था। टोटल इसमें 25 हिस्से हैं, यानी कि ये 25 हिस्सों पर मुश्तमिल नाविल है। इस नाविल में बयानिया तकनीक और कहानी जो है वो फ्लैशबैक की तकनीक में चलती है। बाज़ नाक़दीन का मानना है कि उमराव जान अदा शाहिद राना से माखूज है। शाहिद राना ये एक नाविल है। किसका नाविल है, कमेंट में आप बताएंगे। अली अब्बास हुसैनी ने एक किताब लिखी है, ठीक है, उर्दू नाविल की तारीख़ व तनकीद, नाविल की तारीख़ व तनकीद। इस किताब में इन्होंने ये कहा है कि जो उमराव जान अदा नाविल है ये एक तवाइफ की कहानी उसी की ज़बानी है। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का माशरती ज़वाल करार दिया है और तनकीदें, ये किताब खुर्शीदुल इस्लाम की है। तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम लिखते हैं कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। यह ज़वाल एक मुआशरा का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। मोहम्मद हसन ने नाविल उमराव जान अदा के बारे में क्या कहा, कहते हैं कि सरशार के फसाने आज़ाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। फरमान फतेहपुरी कहते हैं कि इस नाविल का यानी उमराव जान अदा का मकसद खास उमराव जान अदा की सरगुज़श्त बयान करना नहीं, बल्कि इसके बहाने अपने अहद की माशरती और समाजी जिंदगी की अक्कासी है। नूरुल हसन नकवी ने उमराव जान अदा को फन मोजज़ा का मोजज़ाए फ़न करार दिया है, ठीक है। उमराव जान अदा को मोजज़ाए फ़न कहा जाए तो ये बेजा नहीं है, ये नूरुल हसन नकवी कहते हैं कि उमराव जान अदा को मोजज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं है। सलीम अख्तर कहते कि रुसवा ने तवाइफ के कोठे को अय्याशी का अड्डा नहीं बनाया, तवाइफ के कोठे को अय्याशी का अड्डा नहीं बताया, बल्कि एक तहजीबी अलामत के तौर पर पेश किया है। उमराव जान अदा में जगह जगह वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल किया गया है। नाविल जब शुरू होता है तो ये शेर आता है, कई बार पूछा जा चुका है, हमको भी क्या क्या मजे की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीदे जिक्र दर्द व मातम हो गई। तो ये शेर नाविल उमराव जान अदा के इब्तिदा में पढ़ा जाता है और नाविल का इख्तिताम इस शेर पे होता है, मरने के दिन करीब शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। चलिए अब हम आपको खुलासा बताते हैं नाविल उमराव जान अदा का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी है। तो उमराव जान अदा नाविल का खुलासा इस तरह है
कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में एक ईमानदार जमादार रहा करते थे। ये जो फैज़ाबाद है इसका पुराना नाम नावल में बंगला बताया गया है। तो एक जमादार रहते थे। ये जमादार कौन थे? ये उमराव जान के बाप थे। ये बहू बेगम साहिबा के मकबरे पर नौकरी किया करते थे। उमराव जान अदा दिन भर अपने भाई को खिलाया करती थी। जमादार साहब शाम को नौकरी से वापस आते तो उमराव जान के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लाते थे। उमराव जान का जो बचपन का नाम है वो अमीरन था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उमराव जान का असल नाम अमीरन था। जमादार साहब के ऊंचे मकान के अलावा एक और मकान था और उसके मालिक का नाम दिलावर खान था। दिलावर खान ये एक विलन है, आप कह सकते हैं, इस कहानी का। तो अमीरन अपने घर में सबकी लाडली थी। उसकी हर फरमाइश उसके बाप जमादार साहब पूरी करते थे। अमीरन की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, किससे? उसके फूफी के लड़के के साथ। ठीक है, उसके फूफा भी ज़मींदार थे। अमीरन को भी कोई सदमा नहीं हुआ था, वो घर में हमेशा खुश रहती थी। एक दिन उमराव जान अदा के हाथ का छल्ला गुम हो गया था, तो जिस पर उसकी माँ उसको तमाचा मार देती है। तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपसे पूछे सवाल कि उमराव जान अदा की माँ उसको तमाचा क्यों मारती है, क्योंकि उसके हाथ का जो छल्ला होता है, रिंग जो थी, वो खो गई थी। अब दिलावर खान की बात करते हैं। तो दिलावर खान को एक दिन जमादार की गवाही की वजह से जेल हो जाती है। जमादार एक शरीफ आदमी थे और दिलावर खान एक बदमाश था। उसने कोई जुर्म किया जिसके जुर्म की गवाही, सच्ची गवाही जमादार साहब ने दी, जिसकी वजह से दिलावर को हो गई जेल। अब चूँकि गवाही जमादार साहब ने दी तो इसलिए वो जमादार साहब से दुश्मनी रखने लगा। दिलावर खान जो था वो बदमाश था और डकैतों से मिला हुआ था। जेल से छूटकर वो जमादार से अदावत रखने लगता है। एक दिन दिलावर खान जमादार का कबूतर उड़ा ले जाता है और जमादार के कबूतर वापस नहीं करता है। जब जमादार नौकरी पर चला जाता है तो अमीरन बाहर निकलती है तो दिलावर खान इमली के नीचे खड़ा मिलता है। इमली का पेड़ होता है, उसके घर के सामने, अमीरन के घर के सामने। अमीरन को अपने घर कबूतर देने के बहाने से ले जाता है। पहले कबूतर अमीरन का दिलावर के घर गया था तो वो उसको वापस नहीं करता है। जब अमीरन का बाप चला जाता है नौकरी पे तो ये अमीरन को बहाने से कहता है कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा कबूतर वापस कर दूं। और जब वो घर लेके जाता है तो घर में बंद कर देता है। हाथ पैर बांध कर पीर बख्श को बुलाता है। अब ये पीर बख्श जो है ये इसका साथी है दिलावर खान का। दोनों उसको बैलगाड़ी पर सवार करके निकल जाते हैं। रास्ते में दिलावर खान उसको जान से मारने के लिए कहता है, यानी कि दिलावर खान कहता है कि अमीरन को जान से मार दिया जाए, लेकिन पीर बख्श मशवरा देता है कि नहीं, इसको लखनऊ में ले चलो, इसको बेच दो। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसके मशवरे पर दिलावर खान ने अमीरन की जान नहीं ली थी बल्कि लखनऊ में ले जाके बेच दिया था? तो वह पीर बख्श थे। तो लखनऊ में वो लोग जाते हैं, करीम की ससुराल में अमीरन को उतार देते हैं। करीम की सास उसे लेकर कोठरी में बंद कर देती है। दोनों 2 दिन बाद एक और लड़की आती है। ठीक है, यानी कोठरी में जब बंद रहती है तो 2 दिन बाद एक और लड़की आती है जिसका नाम था रामदई। ठीक है, तो रामदई उसी कोठरी में बंद कर दी जाती है। रामदई सीतापुर के पास के गांव की रहने वाली थी। पूछा जाता है रामदई जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी? सीतापुर के गांव की। करीम उसको बहला फुसला कर लाया था। फिर एक दिन रात के वक्त दिलावर खान और पीर बख्श अमीरन खान को खानम जान के कोठे पर ले जाते हैं। ठीक है, अमीरन को, यानी कि जो बच्ची होती है जिसको दिलावर खान किडनैप करके लाता है उसको खानम जान के कोठे पे लेके जाते हैं। ये एक नायिका होती है जो कोठा चलाती है और 125 रुपये में, यानी कि
125 रुपीज़ 125 रुपये में अमीरन को बेच देते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि दिलावर खान और पीर बख्श अमीरन को कितने रुपए में बेचते हैं, तो 125 रुपये में। और जो पीर बख्श होता है वो 125 रुपये में से 50 रुपये लेता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ रहता है, उसी के मशवरे से उसका कत्ल दिलावर नहीं करता है अमीरन का। अमीरन को देखकर बउआ हुसैनी कहती है कि इसको मैं पालूंगी। ठीक है, जो बउआ हुसैनी होती है इससे अमीरन का बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है। ममता वाला जज्बा बउआ हुसैनी अमीरन के लिए रखती है। खानम अमीरन को बउआ हुसैनी को पालने के लिए दे देती है। खानम जान अमीरन से मालूम करती है कि कहाँ से आई हो, तो अमीरन कहती है कि बंगला से। बंगला फैज़ाबाद को ही बंगला कहा जाता था। ठीक है, खानम जान अमीरन का नाम बदलकर उमराव जान कर देती है। बउआ हुसैनी उमराव जान को पालती है, हस्ब दस्तूर मकतब भेजती है। वहाँ मौलवी साहब के पास पढ़ने लिखने की तालीम के साथ साथ शायरी की भी तालीम दी जाती है। मकतब में 3 लड़कियाँ होती हैं। कौन कौन? बिस्मिल्लाह जान और खुर्शीद जान और उमराव जान, और एक लड़का होता है बहुत शरारती होता है जिसका नाम होता है गौहर मिर्ज़ा। तो मकतब में ये 3 लड़कियाँ पढ़ती हैं और उसी में एक लड़का गौहर मिर्ज़ा भी होता है। ठीक है, जिससे सबसे पहले दिल लगता है अमीरन का। ठीक है, बहुत शरीर, हर वक्त सबको परेशान करने वाला वो लड़का होता है गौहर मिर्ज़ा। इस तरह उमराव जान की जब तालीम मुकम्मल हो गई तो वो खानम के कोठे पर मुजरा करने लगी। वहीं पर खानम की लड़की बिस्मिल्लाह जान भी रहती थी और खुर्शीद जान भी। ठीक है, कोठे पर रईस ज़ादे उमराव जान का मुजरा देखने आते थे। गौहर मिर्ज़ा भी उमराव जान से मिलने आता था। उमराव जान को गौहर मिर्ज़ा से मोहब्बत थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहानी इस तरह से चलती है कि उमराव जान का जब पहला मुजरा होता है तो वो कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। उमराव जान ने पहला मुजरा कहाँ किया था, तो उमराव जान अदा का पहला मुजरा नवाब शुजात अली खां के लड़के की शादी में होता है। यानी कि नवाब शुजात अली खां के यहाँ उमराव जान अदा पहला मुजरा करती है। फिर एक दिन नवाब सुल्तान साहब उमराव जान से मिलने के लिए कोठे पर आते हैं। फिर रात को घड़ी 2 घड़ी के लिए आने लगते हैं। एक दिन नवाब सुल्तान साहब उमराव जान के कमरे में बैठे होते हैं कि वहीं पर एक हट्टा कट्टा नौजवान घुस जाता है, उमराव जान के करीब बैठ जाता है। वहीं पर नवाब और उस शख्स में कहासुनी हो जाती है। नवाब गोली चला देता है, खान साहब वहीं ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। फिर काफ़ी दिन तक सुल्तान साहब कोठे पर तशरीफ़ नहीं लाते हैं। सुल्तान साहब उमराव से मोहब्बत करते थे। ठीक है, अगर आप लोग इसकी कहानी को तफसील से जानना चाहते हैं तो एक मूवी है ऐश्वर्या राय, उसमें हीरोइन है और हीरो है अभिषेक बच्चन। ठीक है, उमराव जान के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। तो सुल्तान मिर्ज़ा का जो वो होता है कैरेक्टर, वो कौन करता है? सुल्तान मिर्ज़ा कैरेक्टर अभिषेक बच्चन का होता है। तो सुल्तान मिर्ज़ा जो होता है, सुल्तान साहब उमराव से मोहब्बत करते थे। एक दिन फैज़ अली डाकू, ये डाकू है फैज़ अली, ये जो किरदार है मूवी में सुनील शेट्टी करता है। ठीक है, एक दिन फैज़ अली डाकू उमराव जान को कोठे से ले उड़ता है और उसको लेकर बहुत दूर निकल जाता है। फिर दूसरे दिन ये सब मुँह अंधेरे लालगंज के सराय से रवाना होते हैं। रास्ते में राजा शिव ध्यान सिंह के आदमियों से लड़ाई हो जाती है फैज़ अली की। ठीक है, डाकू की। फैज़ अली उमराव को छोड़कर भाग जाता है। वहीं पर उमराव जान को खुर्शीद जान मिलती है जो ऐशबाग से गायब हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो छोड़ के भाग जाता है फैज़ अली डाकू उमराव को, तो वो उमराव जान कुछ दिन तक क्या करती है? कानपुर चली जाती है। ठीक है, कुछ दिन कानपुर जाके वहीं पर एक कमरा लेकर किराए पर रहती है। उसके बाद क्या होता है? एक दिन उमराव बेगम साहब के यहाँ मुजरा को जाती है। कहाँ पे? बेगम साहब के यहाँ। सुबह को यहाँ पर उमराव को बउआ हुसैनी और गौहर मिर्ज़ा मिलते हैं। वहीं कानपुर में रामदही से भी मिलती है जो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से शादी कर चुकी थी। देखिए,
जो रामदई उसके साथ किडनैप हुई थी, जिसको कोठा मिला था, उसकी शादी किससे हुई? नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से। लखनऊ में गदर हुआ और जब बहराइच से अंग्रेज़ फौज ने बोंडी पर धावा किया और सैयद कुतुबुद्दीन मारे गए और बेगम हज़रत महल नेपाल को चली जाती हैं, तो उमराव फैज़ाबाद चली जाती है। वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। तमाम शहर में मुजरा करती है और मशहूर हो जाती है। एक दिन बहू बेगम साहब के अजीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब साहब उमराव के पास आते हैं। ये जो बहू बेगम का मकबरा है वो उसी पे उसके बाप पहले नौकरी करते थे, ठीक है। तो बहू बेगम के अजीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब साहब उमराव के पास आते हैं और उमराव से हालात दरियाफ्त करते हैं और बातों बातों में वो बताते हैं कि एक जमादार थे जो बेगम के यहाँ नौकरी करते थे, उनकी एक लड़की थी जो घर से निकल गई और अब जमादार मर गए, उनकी जगह उनका लड़का वहाँ नौकरी करता है। उमराव जान ये सब बातें सुनती है कि उसके बाप मर गए, उसको बहुत रंज होता है, दुख होता है, ठीक है, और रात को बहुत रोती है। एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना अपने भाई को जाकर देख ले। 2 दिन बाद उसी के मोहल्ले में उमराव जान अदा का मुजरा होता है। जहाँ पर उसका घर था ना, वहीं पे उसका मुजरा होता है। मुजरा के बाद वो मकानों को देखती है तो एक मकान पर जाकर रुक जाती है। वहीं पर एक औरत उसको मकान में ले जाती है कि अंदर कोई बुला रहा है। अंदर जाती है तो उससे उसके हालात और नाम मालूम किए जाते हैं। तभी अंदर कमरे से 2 औरतें निकलती हैं और एक औरत हाय मेरी अमीरन कहकर छिपट जाती है। ये औरत उसकी माँ होती है, ठीक है। दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं। अमीरन जान, उमराव जान अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है कि वो दिलावर खान ने उसको कैसे किडनैप किया, फिर ले जाके किस तरह से उसको कोठे पे बेच दिया और फिर उसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, सारी कहानी सुनाती है। फिर उमराव जान अपने कमरे पर आ जाती है। दूसरा मुजरा सुबह को होता है। जब वो मुजरा करने उसी जगह फिर से आती है तो आधी रात गए उसका भाई उसको खूब गाली देता है और छुरी निकाल कर उस पर झपटता है और छुरी उसके गले पे रख देता है। उसके भाई को बेइज्जती महसूस होती है कि उसकी बहन तवाइफ है, तो गुस्सा करके छुरी निकाल के उसके गले पे रख देता है। इतने में कोई आ जाता है, उसका भाई छुरी हटाकर धाड़े मारकर रोने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओ। उमराव कहती है कि कल चली जाऊंगी। उमराव जान फिर लखनऊ वापस आती है। 2-4 महीने खानम के मकान पर रुकती है, फिर अलग कमरा लेकर रहने लगती है। इसी बीच एक नवाब साहब ने अदालत में दावा किया कि उमराव उसकी बीवी है। मुकदमा लड़ा। पैरोकार अकबर अली ख़ान थे। अकबर अली ख़ान अक्सर उमराव के मकान पर आते जाते थे। फिर उमराव अकबर अली ख़ान के मकान पर ही रहने लगती है। फिर काफ़ी दिन रहने के बाद उमराव की तबीयत वहाँ से उकता जाती है तो वहाँ से चली जाती है। फिर अपना ख़ुद का कारोबार वो उमराव जान शुरू करती है। एक दिन उमराव जान देखती है कि दूर एक नाला के पास कुछ दरख्त हैं, उसी में दरख्तों की जड़ से ज़रा हटकर कोई शख्स मैली धोती पहने खरोस हाथों में लिए कुछ खोद रहा है। वो दिलावर ख़ान है। तो दिलावर ख़ान आवाज़ सुनकर नाले की तरफ भाग जाता है। फिर उमराव ये सारा किस्सा अकबर अली को बयान करती है कि वो दिलावर ख़ान ये वही शख्स है जिसने मुझे किडनैप किया था। फिर अकबर अली सारी बात नवाब साहब को बताते हैं और दिलावर ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। उमराव जान अपनी बाकी ज़िंदगी इबादत व रियाज़त में बसर करती है और तौबा कर लेती है।